आप सभी का एक और ऑक्सीजन के सेशन में, O2 के सेशन में स्वागत है। आज का दिन बुधवार है। टुडे इज वेडनेसडे, एज यू ऑल नो। सो टुडेस डे इज डेडिकेटेड टू टू थिंग्स। सबसे पहला जिसमें से सेशन होने वाला है वो होने वाला है एनजीओस के लीडर्स का, यानी कि ओएसएस जो भी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है उसके जो लीडर्स है, उसके जो सक्सेसर्स है, उसके जो प्रोजेक्ट लीडर्स है, जो बच्चों के साथ काम करते हैं, कोई महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो उनकी जिंदगी में चेंजेस कैसा है, उनकी जिंदगी की मोटिवेशनल स्टोरी यानी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी हम सुनने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जो ग्राउंड पे काम करते हैं, है ना, जो डायरेक्टली बच्चों के साथ, डायरेक्टली महिलाओं के साथ काम करते हैं, इसलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप देखो, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द वंस who deliver the product or the concept. So ये जो हमारे साथ आज लोग जुड़ने वाले हैं वो बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे महिलाओं के साथ काम किया है उन्होंने, और वो अपनी अपनी जगह पे वो लीड करते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट को, किसी आइडिया, दे लीड दैट थिंग। सो वो आज सबसे पहला जो सेशन है उसमें हम सुनने वाले हैं ऐसे एनजीओ लीडर्स की कहानी, जिनकी लाइफ में, वैसे तो ऐसा बोलते हैं ना कि ये चेंज मेकर्स है, ये लोग दूसरे लोगों की जिंदगी में चेंज लाते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि दूसरे लोगों की जिंदगी में चेंज लाना हो वो सबसे पहले खुद की जिंदगी में चेंज लाने के अलावा मुमकिन नहीं है। तो आज ये कहानियां हम सुनने वाले हैं कि जो ऐसे लीडर्स हैं उनकी जिंदगी में चेंजेस कैसे आए, उनकी जिंदगी में कैसे डिसीजंस लिए, कैसे लर्निंग लिए, कहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन आया, कहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, कहाँ पे अपने आप के साथ बैठने का मौका मिला। ऐसी बहुत सारी कहानियां आज हम सुनने वाले हैं। सो वंस अगेन वार्म 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पर जो लोग गुजरात से जुड़े उनको गर्मी बहुत लगती होगी, आज कल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप सभी को थोड़ी ठंड पहुंचे ऐसी होप रखते हैं अभी। जागृति बहन का यही एटीट्यूड जो है, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की उसमें वो पॉजिटिव हमेशा रहता है। वो पोलियाना बुक आप सभी ने शायद जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि व्हाट इज पोलियाना। तो ऐसे जिनको हम, हमारे फैसिलिटेटर है तो जागृति बहन को क्वीन ऑफ पॉजिटिविटी बोलते हैं। वो हमेशा पॉजिटिविटी होते हैं। उनकी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई हैं, लेकिन वो हमेशा वो प्रॉब्लम्स में से पॉजिटिवली बाहर आते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सीख के बाहर आते हैं। वो संवेदना नाम का जो ट्रस्ट है, एनजीओ है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो जागृति बहन को हम वेलकम करते हैं। आप पिछली बार शेयर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार आप सबसे पहले शेयर कीजिए, ऐसी हमारी ख्वाहिश। थैंक यू जय भाई। थैंक यू। तो जय भाई ने बहुत कुछ बता दिया मेरे बारे में, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरे बचपन से लेके अभी तक की जर्नी जो रही है, तो मैं पहले से ही बहुत शांत लड़की हूँ। मतलब बचपन से ही मैं ऐसे रही हूँ जैसे बहुत ही डर डर के, जिसे कुछ भी काम करना हो या भी कुछ भी बोलना हो तो बहुत ज्यादा डर लगता था। मतलब मैं बोल नहीं पाती थी अच्छे से, किसी से बात नहीं कर पाती थी। तो मैं मेरे पापा के बिना रही हूँ, मैं मेरे अंकल आंटी दादा दादी के साथ रह के बड़ी हुई हूँ। वो लोग मुझे मुझे बहुत प्यार से मुझे बड़ा किया है, पर मैं बहुत शांत रहती थी हमेशा। मेरी आंटी मुझे बहुत बार कहती थी कि तुम्हें बोलना चाहिए, तुम कुछ नहीं बोलती हो, तुम बोलो। पर ऐसा कभी मुझे, मेरे अंदर से हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ बोलूं। और मेरे घर में बर्डन भी बहुत था मुझ पे, कि भाई कपड़े पहनने की बाबत हो या फिर घर से बाहर निकलने की बाबत हो, तो कभी प्रॉब्लम होती थी। मतलब नहीं जाना है, कपड़े ऐसे नहीं पहनने, वैसे पहनने, ऐसे। तो सब चीजों से डरने लगी थी मैं, तो कुछ बोलती नहीं थी। जो किसी ने कुछ कहा वो मुझे मानना है, बस इतना ही था मेरा, कि किसी ने कुछ आके मुझे कहा वो वही सही बात है मेरे लिए, वही मुझे करना है और वही मुझे मानना है। तो मैंने अपनी लाइफ के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे खुद क्या करना है, ऐसा मैं कभी सोच ही नहीं पाई। तो ऐसे मेरी 10th की एग्जाम हो गई, ऐसे ही मैं बड़ी हो गई। 10th के एग्जाम के बाद मेरी मन से बहुत, मेरा साइंस बहुत अच्छा था, तो इच्छा बहुत थी कि मुझे साइंस लेना है। तो अंकल ने बोला कि नहीं साइंस नहीं, आपको कॉमर्स लेना है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, ऐसे सवाल भी नहीं किया कि क्यों।
उन्होंने बोला कॉमर्स लेना है, कॉमर्स ले लिया। एक्चुअली हम हाई स्कूल से वापस आ गए, क्यों आए वो भी मैंने पूछा नहीं। मैंने ऐसे अंदर से सोच लिया शायद उस हाई स्कूल में लड़के पढ़ते थे या फिर पैसों की कमी हो सकती है, इस वजह से मुझे साइंस लेने नहीं दिया। उन्होंने बोला कॉमर्स ले लो, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। बहुत मुश्किल से मैंने 12वीं तक पढ़ाई की, क्योंकि कॉमर्स मतलब मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता था। फिर भी मैंने 12वीं पास कर ली। तो 12वीं के बाद मुझे कॉलेज करने की बहुत इच्छा थी, तो घर में ही रही थी पूरा टाइम। तो मुझे ऐसे थी कि भाई मैं कॉलेज जाऊंगी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, मुझे मजा आएगा। पर मुझे परवानगी नहीं मिली कि आपको कॉलेज करनी है, तो मुझे मना कर दिया। तो मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किए, मुझे लगा 12वीं तक पढ़ा है बहुत है, इतने पैसे नहीं है घर में, मैं ब्राह्मण कुटुंब से हूँ, तो हम गरीब फैमिली से ही बड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी इतना तो पढ़ा है, आगे नहीं बोलना है मुझे। तो ठीक है, 12वीं के बाद 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद इतने सारे लोगों से मिली, नए नए लोगों से, मुझे इतनी परेशानियां हुई, क्योंकि मुझे खुद बोलना नहीं आता था, कुछ काम करना नहीं आता था, बाहर जाके तो कभी काम किया नहीं था। बहुत ही स्ट्रगल था लाइफ में। 7 साल मेरे हस्बैंड के साथ रही। मेरे हस्बैंड को भी पता था कि ये बहुत शांत है, उसे कुछ बोलना नहीं आता है, बाहर का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कुछ काम करना भी नहीं आता है। फिर भी कुछ भी करके 7 साल निकाल दिए। फिर ऐसा हुआ कि मेरी बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, वहां से वसंत पाठशाला स्कूल से मुझे एक बार ऑफर आया कि आप यहाँ आ जाइए जॉब के लिए। तो भाई मैंने बोला मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ, ऐसे मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो ठीक तरह से बात करना नहीं आता, जॉब जाके कैसे करूंगी। तो मेरे हस्बैंड एक थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें जाना है तुम जाओ। जैसे मुझे लगा वो तो मुझे घर से धक्का ही दे रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हें जाना है, तुम काम करो, अगर कुछ भी तकलीफ होगी ना तो मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ऐसा उन्होंने मुझे बोला, तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया कि चलो अभी जाती हूँ। वहां जाके प्रिंसिपल मैडम से मिली। ऐसे उनको भी पता ही था कि क्योंकि मेरी बच्ची वहां पढ़ती थी, तो मैं बहुत शांत हूँ, इतना कुछ बोलना नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें प्री स्कूल में शुरुआत में काम करना है, छोटे बच्चे हैं। तो उस टाइम ऐसा हुआ था ना कि 2 टीचर ने रिजाइन दिया था, तो 13 बच्चों को मुझे अकेले संभालना था। तो मैम ने बोला कि 13 बच्चे हैं प्री स्कूल में, आपको पूरे 13 बच्चों को हैंडल करना है अकेले। तो मैं पहले तो शुरुआत में बहुत घबरा गई थी। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप करो काम, मैं आपके साथ हूँ, घबराओ मत। तो फिर मैंने किया, उनको पढ़ाया भी और सारी एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से करवाई। ये क्यों हो पाया, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ये भावना दबी हुई थी। जैसे मेरी बच्ची पढ़ती थी स्कूल में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बच्ची स्कूल जा रही है तो वहाँ के टीचर्स क्या उसे अच्छे से संभालते होंगे, क्या उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, उसे अच्छे से पढ़ाते होंगे। तो मेरी मदर की तरह से ये मेरे अंदर भावना थी। तो जैसे मैं बच्चे को पढ़ाने गई ना, तो मुझे ऐसा ही अंदर से लगा कि ये बच्चे के भी पेरेंट्स तो ऐसा ही सोचते होंगे ना। तो मैंने उसी भावना से बच्चों के साथ काम करना चालू किया, और मैम को मेरा काम भी बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आप ऐसे ही काम करते जाओ। और जैसे ऐसा लगा कि पहली बार कुछ काम मैंने कर दिया इतना अच्छे से, तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि चलो कोई काम तो मैंने कर दिया। फिर जब भी एनुअल प्रोग्राम आते तब भी वो मुझे बोलती कि आपको डांस कोरियोग्राफ करवाने हैं, तब भी बहुत डर जाती थी। मेरे अंदर डर तो था ही, बहुत डर जाती थी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। पर वो बोलते थे कि नहीं आपको करना है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं करती थी। मैंने ऐसे 4 डांस कोरियोग्राफ भी किए हैं, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। और वैसे मैं ऐसे आगे बढ़ती गई और अच्छे से काम करती गई। पर मेरे अंदर का जो डर था वो तो अभी भी था। मतलब डर पे मैंने जीत हासिल नहीं की थी, डर तो मुझे लगता ही था सबसे, सब कुछ काम करने से, सबसे। तो ऐसा था, एक बार उन्होंने मुझे बोला मैम ने कि आपको स्कूल में जो भी प्रोग्राम हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी कार्य हो स्कूल में, तो आपको मुझे रिपोर्ट करनी है आगे। अगर कुछ भी बुरा भी हो स्कूल में तो अभी आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। तो अगर कुछ भी मैं देखूँ ना, मतलब मेरे अंदर ऐसा था पहले से कि बच्चों से हमेशा प्यार से बात करना है, बच्चों को डरा के नहीं प्यार से समझाना है। तो अगर मैं कुछ गलत देखूं कि कोई बच्चों को डांट रहा है, तो मुझे ऐसा खड़े होकर तुरंत मैं रिपोर्ट कर देती थी। तो इस वजह से मेरे रिलेशन भी बहुत बिगड़े। वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। पर फिर भी मैं रिपोर्ट करती थी कि मैंने देखा कि किसी बच्चे को डरा रहे तो मैं तुरंत रिपोर्ट कर देती थी। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी। पर मैंने अपना स्वभाव कभी चेंज नहीं किया, मैंने हमेशा सबसे हंस के ही बात की है। तो इस तरह फिर डर पे मुझे जीत हासिल कभी नहीं हुई। जैसे मैं काम करती गई, मुझे सक्सेस भी मिला।
पर एक बार जानकी मैम जो स्कूल के ओनर है, संवेदना जो चलाते हैं, वो कभी कभी आते थे स्कूल में, आते नहीं थे। मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीख लिया था। 2 साल के बाद मैम आए थे, तो उनके आने के बाद मुझे बहुत सारी तालीम मिली, टीचर्स ट्रेनिंग बहुत सारी ली मैंने। तो उसमें शेयरिंग करना ज्यादा आया कि आपको बोलना है, आप बोलो। तो उस चीज से मेरी बोलने की स्पीड बढ़ी और मैंने अपने डर पे जीत हासिल की। ऐसे मैं बोलती गई। अभी तो मैं बहुत कुछ बोल लेती हूँ अच्छे से। फिर भी मेरे जो रिलेशनशिप थे वो तो सुधरे नहीं थे, वो बहुत बिगड़ रहे थे। तो एक बार जानकी मैम ने ऐसा बोला कि क्या मतलब आपको ओसिस में जाना है, चाणोद में है, 3 दिन का कैंप है, वहां पे आप जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लीडरशिप का कैंप है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वहां गई। वहां जाने के बाद मतलब मैं वहां से जब वापस आई ना, तब मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली। वहां से आने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली। मैंने अपने सोचने का और अपने देखने का नजरिया बदल दिया। मैं क्या सोचती थी कि दूसरे ने क्या काम किया, उसने ऐसा क्यों काम किया, यही सोचती रहती थी कि उसने मेरे जैसा काम क्यों नहीं किया। इस सोच की वजह से मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मैं सोचती थी कि उसने मेरे जैसा ही काम क्यों नहीं किया, मतलब बच्चों से प्यार से बात क्यों नहीं की। तो वहां आने के बाद मेरी सोच में ये बदलाव आया कि अभी मैं दो तरफ से सोचती हूँ कि अगर किसी ने कुछ काम किया तो वो मुझे दूसरी तरफ से भी देखना चाहिए कि वो काम उसने क्यों किया। तो ये मेरी सोच में बदलाव आया है, मेरे नजरिए में बदलाव आया है। इस वजह से क्या होता है कि अब मैं जो बोलती हूँ ना, इतने अच्छे से बोलती हूँ कि सामने वाले व्यक्ति को दुख भी नहीं होता और मैं अपनी बात भी कह देती हूँ। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो आज सब मेरे साथ है। तो वो ओसिस की वजह से मुझे मेरी लाइफ में मेरा रास्ता मिल गया कि मैं खुद क्या हूँ वो मुझे पता चल गया कि पहले मुझे खुद के बारे में सोचना है, बाकी सब हो ही जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। तो थैंक यू ओसिस, एंड थैंक यू वसंत पाठशाला एंड संवेदना, थैंक यू मेहुल भाई, हार्दिक। आप सब की वजह से मैं आज अपने आप को पहचान गई हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच जागृति मैम, हम भी आपको पहचान गए हैं बहुत अच्छे से, दैट यू आर वेरी, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट लीडर। आप बहुत अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, यू कैन कन्विंस पीपल, आप लोगों के दिल जीत सकते हो। लाइक एक चीज मैं कहूंगा कि आमतौर पे लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है कि कुछ बोलना ही है ना। लेकिन जब आप सोशल सेक्टर में काम करते हो, जब आप बहुत से कुछ सामाजिक काम करते हो, तब आपका क्या बोलते हैं कि लोगों के साथ कन्विंस करने का जो पावर है, यानी कि लोगों को कन्विंस भी नहीं बोल सकते, लोगों के दिल जीतने का जो जज्बा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उन्होंने बोलना सीखा, मैं बोलूंगा कि उन्होंने दिल जीतना सीखा लोगों के, क्योंकि उनके दिल में वो चेंज आया। So thank you so much for sharing your beautiful story. Okay, now आपको जैसा भी जागृति बहन का शेयरिंग लगा हो, आप सभी के लिए चैट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हो एट द सेम टाइम। ओके, आप एवरीवन करके लिखना, मुझे मत लिखना, तो आप लिख सकते हो वट अगर आप फील कर रहे हो। अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए, उनके बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि मैं उनको हार्डली है ना करीबन 3 बार मिला हूँ। ओके, मिला हूँ भी कैसे, सिर्फ 10-15 सेकंड का सिर्फ इंटरेक्शन होता है, 10-15 सेकंड से ज्यादा इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ मेरा उनके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके बारे में इतना सारा जानता हूँ ना, मुझे आज किसी ने पूछा कि आपको तो इनके बारे में पता नहीं है, तो आप कैसे बताओगे इनके बारे में लोगों को। लेकिन मैंने पूछा कि ये मेरे भाई है ना, जानता हूँ उनको, क्योंकि वो वैसे दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो KR शो फाउंडेशन है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं काफी सालों से, उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ही इज लाइक अ फैमिली टू अस, वो हमारे फैमिली मेंबर है। और ओएसिस वैलीज पे वो हर 6 महीने 8 महीने आपको दिख ही जाएंगे, बच्चों का कोई ना कोई कैंप हो। उनको सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से है तो वो है बच्चे। बच्चे जहाँ पे होंगे ना वहां पर मयूर भाई आपको मिलेंगे। तो आपने सभी ने पोस्टर में पढ़ा होगा कि ऐसे जो ये शिक्षक जैसा है कि जिनको जो बच्चों से सीखता है, ये यहाँ पे उल्टा है कि वहां पे बच्चे क्लास लेते हैं ना, बच्चों की क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये ऐसे शिक्षक है जो बच्चों के पास जाते हैं खुद की क्लास लेने के लिए,
और हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल हमेशा आपको मिलेगी। नेवर एवर यू विल फाइंड इट कि उनके चेहरे पे स्माइल नहीं है। तो मयूर भाई, आपसे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपकी स्टोरीज जरूर सुनना चाहेंगे कि आप कैसे इतना स्माइल कर लेते हो, कैसे इतना सीख लेते हो बच्चों से, क्या ड्राइव करता है आपको, हम आपसे सुनना चाहेंगे। यस आप। नमस्कार, मैं मयूर भाई। नमस्कार। मैं डॉक्टर के एस रॉफ फाउंडेशन में मैं 5 साल से जुड़ा हूँ और ओएसिस से 3 साल से जुड़ा हूँ। और ऐसे तो हम बच्चों के साथ पहले मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ाते थे और होता था ऐसा कि कभी कभी बच्चों को मारना भी पड़े। पर जब से ओएसिस से जुड़ा हूँ तब से मानो कुछ और ही हो गया है। बच्चों के साथ खुश रहने का, उनके सामने हमेशा स्माइल रखने की, ये तो बहुत मेरे लिए कठिन काम था। क्योंकि मैं ऐसा था पहले कि 5-10 मिनट तो ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो तो मुझे चलता ही नहीं था। मैं 5-10 मिनट में तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, ऐसा मेरा स्वभाव था। और जब से वो एसएससी से जुड़ा हूँ तब से एक भी बार मेरे घर में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। और कभी कभी नहीं बड़ी कोई मुसीबत आ जाती है और मेरे घर में जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं 5 से 10 मिनट के अंदर तो वो सुलझा ही देता हूँ। दूसरी बात करूँ तो मैंने हम बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए गए थे। हमने मिसाल प्रोजेक्ट किया है, लाइव कैंप किए हैं, लाइव क्लास किए हैं, ड्रीम मीडिया कैंप किए हैं। हम बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए गए हैं और हम खुद सीख कर आए हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि ड्रीम मीडिया कैंप में गया तो बच्चों को हमारा जो सेशन था वही लेने का था। और मेरे पर केस आया तभी मुझे पता चला कि मैं भी कुछ हूँ, मैं गुनहगार हूँ। क्योंकि बच्चों ने हमारे पर केस किया इसलिए मैं तो गुनहगार ही हूँ। मैंने चाय पी थी, हम सारे 11 फैसिलिटेटर थे, सभी ने चाय पी थी। बच्चे हमारे सामने जो केस रखा था वो बच्चे हमारे सामने लड़ गए कि आपको कैसे कैसे कर कर चाय उतरी होगी, ऐसा ऐसा बोला हमारे सामने कि हमको क्या जवाब देना चाहिए वही मुश्किल थी। मैं खड़ा हुआ था, मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था, सामने बच्चों की आंखों में से पानी निकल रहा था कि आपको चाय कैसे उतरी होगी। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आप जो सजा देना चाहते हो वो मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको छोड़कर चाय पी है और मैंने चाय पी है, ऐसा मैंने उनके साथ जो कबूल किया था। मतलब मैंने भूल स्वीकार की थी। ये भूल स्वीकारना मैंने वहीं से पहली टाइम सीखा, क्योंकि मुझे वो तो आता ही नहीं था। दूसरी बात है कि ये चाय छोड़ने का काम मैंने ऐसा किया कि बच्चों को मैंने कहा कि बेटा आप मुझे जो सजा देना चाहते हो वो दे सकते हो। तब मुझे बच्चों ने कहा कि भाई हम आपके यहाँ जो ड्रीम इंडिया में आए हैं तो हम कुछ नया सीखने के लिए आए हैं, हम आपको सजा नहीं दे सकते। मेरे लिए दूसरा प्रश्न था कि अब क्या करूं। मैंने उसी टाइम कमिटमेंट लिया कि बेटा आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आज के बाद कभी चाय नहीं पीऊंगा। आज 3 साल हो गए हैं, मैंने चाय को मेरे होठ पर भी नहीं आने दिया। दूसरी बात, हम बच्चों को नया सिखाते हैं। जैसे महादेव भाई ने कहा था कि जीवन के प्रत्येक क्षण में से कुछ नया सीखने का, हमने वो सीखा है। हमने मिसाल प्रोजेक्ट किया, उसमें मैं पहले कैंप की बात करूं धामड़ी गांव के, हम बच्चों को 11 बजे का टाइम दिया था कि बेटा 11 बजे हमारा कैंप शुरू हो जाएगा, आपको 11 बजे आ जाने का है। सभी बच्चे 10:30 बजे आ जाते थे, 10:30 बजे आकर बच्चे बैठ जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, फिर मैंने और मनीष भाई ने दोनों ने ऐसा कमिटमेंट लिया कि मनीष भाई ये बच्चे तो 10:30 बजे आ जाते तो हम क्यों 11 बजे आते हैं। हमने भी 10:30 बजे आना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे एक पल हमने बच्चों के सामने से सीखा है। दूसरी बात करूं दूसरे कैंप की, जो मुरड़ गांव में हुआ था। मुरड़ गांव में ऐसा था कि कोरोना के पेशेंट केस ज्यादा थे। उनके फैमिली मेंबर बच्चों को आना नहीं
देना चाहते थे। हमने 3 दिन सतत 3 दिन हमने बच्चों को बाइक पर एक 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 कर को बिठाकर हमने कैंप में अटेंड किया, क्योंकि और ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर हमको कहते थे कि एक कैंप तुम्हारे से हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा गांव में केस ज्यादा है, मैं अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहता। हमने उनको इतना इतना समझाकर बच्चों को 5-10 मिनट के लिए भेजो, हम आपके बच्चों को छोड़ देंगे 5-10 मिनट के बाद, पर आप 5-10 मिनट के लिए भेजो, ऐसा ऐसा कहकर हमने बच्चों को जो सिखाना था, जो हमने लाइव कैंप जो में जो सिखाना था वो हमने सिखा दिया है। गोता गांव के बच्चों की बात करूं तो गोता गांव में एक बच्चा था, विवेक नाम का बच्चा था, जिसपे जो धोरण 10वीं क्लास में पढ़ता था, पर वो 6 कलाक मोबाइल में फ्री फायर गेम रमता था। मैं उस बच्चे से मिला, दूसरी सेशन शुरू हुई थी, सच्ची पसंद की खोटी पसंद की। तो ये बच्चे ने कहा कि सर मैं मोबाइल में गेम रम रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा कितने कलाक आप उसके गेम के पीछे यूज कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 6 कलाक मोबाइल में फ्री फायर गेम रमता हूँ। मैंने कहा कि बेटा तुम अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, इसीलिए आपको एडमिशन मिला होगा, तो आप सारा टाइम जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो जो सारा टाइम है, जो पढ़ने लिखने का टाइम है, उसमें से ये आप 6 कलाक तो बिगाड़ रहे हो, तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा? इस बच्चे ने, विवेक नाम के बच्चे ने, जो 6 कलाक गेम रम रहा था, उसके मन में क्या हुआ क्या नहीं, उस बच्चे ने वही मेरे सामने ही मोबाइल के गेम जो फ्री फायर गेम थी उसमें से अनइंस्टॉल कर दिया वो फ्री फायर गेम। मतलब कि मैंने कहा कि बेटा हमारे मोबाइल में देखो, हमारे मोबाइल में एक भी गेम नहीं होगी। तो उसको भी ऐसा हुआ कि सर मेरे लिए कुछ करेगा। तीसरी बात करूं, जो नाका गांव की एक बच्ची है, निशा नाम की बच्ची थी, वो भी 10वीं क्लास में पढ़ती है। तो हमने उसको कहा कि बेटा आप कितने टाइम वांचन लेखन करते हो, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हैं, कुछ तो मार्क्स टकावारी ज्यादा लानी पड़ेगी, पास होना पड़ेगा, कितने कलाक आप पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि सर हम आधा घंटा कलाक ऐसा हो जाता है, फिर कुछ नहीं काम कर दे। मैंने कहा कि बेटा बिना अलार्म के उठने का मैं सिखाता हूँ। उसने कहा कैसे सर? तो एक बच्ची जो निशा नाम की बच्ची थी, उसने कहा कि सर मुझे पहले सिखाओ। उस बच्चे को मैंने कहा कि बेटा आप जब सोना चाहते हो तब अपने माइंड में ऐसा सेट करो कि मुझे सवेरे 3 बजे उठने का है, 4 बजे उठने का है, 2 बजे उठने का है। उस बच्ची ने पहले दिन से दूसरे दिन ट्राई किया, वो बच्ची 3 बजे उठकर तैयार हो गई और उसने पढ़ना लिखना शुरू किया। दूसरे दिन कैंप में आई और उसने सारे बच्चों के सामने किया कि मैं आज 3 बजे उठकर मैंने वांचन लेखन शुरू कर दिया था और मैंने तैयारी शुरू कर दी है, मुझे मार्क्स ज्यादा लाने हैं। उसमें उसके धोरण 10 की क्लास में से जो 13 बच्चे थे, उसमें से 9 बच्चों ने ऐसा कमिटमेंट लिया और तीसरे दिन ये सारे बच्चे 3 बजे उठने का शुरू हो गया। मतलब बहुत ज्यादा हमने, जो बच्चे वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हमने एक एक क्षण को उसमें से सीखा है। मैं घाड़ू गांव की एक बच्ची की बात करूं कि जिसका नाम केया था, वो केया नाम की बच्ची जब हम कुछ बोलना शुरू करें तो वो बीच में ही बोल देती, कुछ भी बीच में बोलना शुरू कर देती। मैंने कहा बेटा दूसरों की बात को आप ध्यान से सुनना सीखो। उसने उसी दिन से कमिटमेंट लिया कि सर मैं आज से ये कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं भी दूसरों की बात ध्यान से सुनूंगी। आज तक मैंने हम बच्चों का जो पेरेंट्स फीडबैक होता है, बच्चों का फीडबैक होता है, हम 1 महीना 2 महीना 4 महीना ऐसे हमने टाइम शेड्यूल किया है। वही टाइम पे हम बच्चों को मुलाकात करने के जाते हैं, उनके मित्रों से मिलते हैं, उनकी फैमिली मेंबर को मिलते हैं। तो
उसमें से ऐसा मिला है कि वही बच्ची हमारे जो काम होता है वही काम का ही पूछती है, नहीं बीच में बोलती कि कुछ नहीं सर आपने ऐसा क्या किया है, ये तो बहुत बोलने वाली बच्ची थी तो उनका बोलना ही बंद कर दिया आपने। तो हमने ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल जो हमको सीखने को मिले हैं, वो जो ओएसिस ने दी है, क्योंकि हम तो नहीं सीख पाते, क्योंकि हम तो गणित विज्ञान इंग्लिश ही पढ़ाते। बच्चों के सामने कैसा खुश रहना है वो भी हम नहीं सीख पाते, हमारे फैमिली मेंबर में कैसे सीखना है वही हम नहीं सीख पाते। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो बदलाव आया है वो बच्चों से आया है, ओएसिस से आया है। मैं डॉक्टर कियास में नहीं जुड़ा होता तो मुझे ओएसिस भी नहीं मिलती और बच्चे भी नहीं मिलते, ऐसे ऐसे लाइव कैंप ड्रीम इंडिया कैंप वाले बच्चे नहीं मिलते जो मुझे कुछ नया सिखाते। तो थैंक यू ओएसिस, थैंक यू केआरएसएफ, थैंक यू। क्या बात है, मयूर भाई ने खुश कर दिया हम सबको उनकी कहानियां सुना के कि कैसे कैसे यानी कि एक शिक्षक जो होता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है बच्चों के लिए अगर वो ठान ले, है ना। शिक्षक का काम, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों को तो उनकी जिंदगी में कुछ चेंज लाना होता है। वो चेंज सिर्फ हार्ट से ही आता है। टीचिंग इज अ मैटर ऑफ हार्ट, इट्स नॉट मैटर ऑफ ब्रेन। वो मयूर भाई को सुन के हम सीख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज वाले इंसान बेस्ट टीचर नहीं बन सकते, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार जिसके दिल में है वो सबसे ज्यादा बेहतर टीचर बन सकता है। तो थैंक यू सो मच मयूर भाई फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी विद ऑल ऑफ अस। सभी को सुन के बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी ऑडियंस के भी रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ एक दो। सो आप जिसको भी लिखना हो प्लीज लिखिए। विष्णु ने कहा है कि आई गॉट अ चांस टू वर्क विद मयूर भाई, यानी कि उन्होंने काम किया था और हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल होती है और बच्चों के लिए मैजिक क्रिएट करते हैं हमेशा। तो मैजिक कहाँ से क्रिएट होता है वो हम सभी ने देखा। सो बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, आपने शेयर किया। ओके सो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपको एवर स्माइलिंग के नाम से ही जानेंगे मयूर भाई। आप शायद पहले स्माइल नहीं करते होंगे, लेकिन अब तो आप क्या बोलते हैं कि यू आर नोन बाय योर स्माइल। थैंक यू। ओके, अब हम नेक्स्ट ऐसे हमारे नए दोस्त के साथ जुड़ेंगे जो उत्थान नाम की संस्था से है, जिनका नाम जितेंद्र भाई है। जितेंद्र भाई की खास बात एक जो बोले कि उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे वो क्या बोलते हैं कि गुजराती में बोलते हैं कि पाका गड़े काटा ना जड़े, तो एक कहवाय है राइट। तो ऐसा कुछ बोलते हैं कि जब जब जैसे बड़े होते हैं ना इंसान, तब तब उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांग हो जाता है वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि बहुत सारे पैराडाइम्स, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी होती है, एक्सपीरियंस की होती है। लेकिन इनकी बात करें जितेंद्र भाई की, तो वो एक ऐसे इंसान है कि जो कभी भी अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने से नहीं चूकते। ये करने के लिए एक बहादुरी चाहिए होती है कि खुद के बिलीव्स को क्वेश्चन करना है, वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो और वो भी इतनी पोजीशन पे पहुंचने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतनी एज पे वो करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ये शख्स है, हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हैं, खुद के अंदर तलाशी करते रहते हैं और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड है, हमेशा एक स्टूडेंट जैसे है, यानी कि कौन सी चीज से मैं सीखूं। हमने पहला सेशन किया था मंडे को, लर्निंग टू लर्न वाला, तो वही एटीट्यूड उनकी जिंदगी में हम देख सकते हैं। तो जितेंद्र भाई, वेलकम टू यू। आपको हम यहाँ से अनम्यूट करते हैं और आपका वीडियो भी ऑन कीजिएगा ताकि हम आपको अच्छे से सुन पाए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मैं जितेंद्र मारू गुजरात के भावनगर जिले के महुआ का रहने वाला हूँ और मैंने MA BEd तक की है। मैं ऐसे चाहूँ कि जिसमें सारे लोग एजुकेटेड डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, कोई शिक्षक है तो कोई क्लर्क है, तो ऐसे माहौल में मैं पढ़ा बड़ा हुआ हूँ। और पहले से ही ऐसा कि कोई भी बात हो फॉल्ट सिर्फ महिला का होता है।
हमारे गुजरात में तो ऐसी सौराष्ट्र में कहावत है कि जर जमीन અને જોરું तो उसमें महिला का नाम ही आता है कि उसके वजह से ही हुआ है। तो ऐसे में मेरे परिवार में सब परिवार में पला हुआ। तो मेरी सोच ऐसी हो गई थी कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही सही, दूसरों की मैं कुछ सुनता नहीं था, कुछ उसकी अहमियत नहीं जानता था। तो ऐसे माहौल में मैं पढ़ा बड़ा हुआ और मैंने बीएड पूरी की। तो मैंने भी सोचा कि मेरा मेरिट भी अच्छा है तो शायद नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसा हुआ कि कुछ कोर्ट प्रॉब्लम हो गई जॉब के बारे में, तो उसमें 6 साल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर रख दिया था। तो आ गई है। तो ऐसे माहौल में मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन एनजीओ में नौकरी करने का चांस मिला। तो मैंने सोचा चलो सैलरी मिलती है तो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ सैलरी के लिए ही एनजीओ ज्वाइन किया था। तो मैं उत्थान के साथ जुड़ा 2006 में। तब मेरी सोच ये थी कि चलो कुछ काम तो मिला और सैलरी भी मिल जाएगी अच्छी खासी, तो गुजारा चल जाएगा। उसमें उत्थान के अंदर 3-4 प्रोग्राम चलते थे। उसमें से मेरा प्रोग्राम में शांति और न्याय नामक प्रोग्राम था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसमें क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, उसको कुछ बोलते हैं जो पॉजिटिव की तरफ कैसे उसको डालना है, वो सब मैंने किया। तो मेरे साथ भी काम करता था। तो हमारे ऑफिस में एक न्याय समिति चलती थी जो बुधवार को बैठती थी, और वो भी मुझे देखना था, मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने शुरू में देखा कि वहाँ जो महिला अपना प्रॉब्लम लेके आती है, तो पहले तो क्या था कि मेरे बैकग्राउंड में जो रिपोर्ट से ये कोई भी बात हो महिला का ही फॉल्ट होता है, तो तब मैं उस हिसाब से ही सोचता था और उस महिला के साथ तो सारी बातें यही कहता था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको इस बात में समाधान करके मामला को निपटाना पड़ता था। तो ऐसे पर धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ने लगा। तो ये से ये चलता था। तो मैं दूसरी महिलाओं के साथ भी दूसरे इश्यू पे काम करता था, जेंडर इश्यू का। तो सब मेरे विचार ऐसे ही थे कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सबको सिखा रहा हूँ। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो सिखा रहा हूँ तो मेरा काम तो है कि कम्युनिटी मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे कम्युनिटी लोगों के पास से भी और थोड़ा थोड़ा लर्निंग में आने लगा। फिर भी मेरा थॉट तो वही रहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा का ही प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे चलता रहा। तो पिछले साल हमने ओएसिस में एक वर्कशॉप की थी। तो उसमें सिखाया एक बात आई थी पैराडियम की कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो उसमें इसका जिम्मेदार हम होते हैं। तब मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो नेचर हो गया था मेरा कि मैं ही सही हूँ, दूसरों को मैं सुनता नहीं था। तो इसके हिसाब से मेरे स्टाफ में भी मेरे कई लोगों के साथ अनबनाव थे। मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरी बीवी और बच्चे भी मुझसे एक तरफ से तंग आ गए थे कि उसके साथ बहस नहीं करना, वो जो कहते हैं वो मान लो, वो घर आए तो उसको चाय दे दो, उसको टीवी का रिमोट दे दो, कोई बोलता नहीं था। पर ओएसिस में जब हमने ये सीखा कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैंने ये बात पकड़ के मैं अपने में झांक कर देखा कि मेरे साथ जो हो रहा है कुटुंब में, परिवार में, मेरे भाई बहन और मेरे वाइफ और बच्चे और मेरे स्टाफ में भी, तो उस सब के साथ मेरे रिलेशन ऐसे थे कि मैं आक्रामक हो जाता था, सबकी बात काट देता था, उसको सुनता ही नहीं था, मैं जो कहता हूँ वही बात सही। तो बाद में मैंने सोचा कि नहीं, ये बात गलत है कि ये जो बात है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ, मैं कब तक दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहेगा।
तो उसके बाद मैंने धीमे धीमे चालू किया कि मेरे स्टाफ में और मेरे परिवार में मेरी वाइफ और बच्चे के साथ पहले दिन मैंने तो वर्कशॉप में भी पल्लवी बहन को बोला था कि मैं जरूर इसमें चेंज लाऊंगा। तब एक छोटा सा बनाव बन गया था कि वॉइसेस में जो उसके फूड नियम थे कि ये मसाला नहीं है, दूध बिना पीता है, तो वो मैंने घर पे फोन करके बताया कि तो वो बोले कि आप ऐसा करो कि 1 महीने तक वहाँ रुको। तो मैंने सोचा कि ऐसे क्यों, मजाक में ही बोला, पर ऐसे कुछ हो उस मेरे वाइफ और बच्चे के मन में तो होगा कि मैं घर से बाहर रहूं ताकि उनको आनंद मिले। तब मैंने सोचा कि ये मेरे परिवार में जो मुझे ये बात सुनने को मिली है, भले मजाक में सुनने को मिली, लेकिन उसमें तथ्य है, तो वो मेरे में बदलाव मैं नहीं लाऊंगा तो मेरे वाइफ के साथ और मेरे बच्चे की सोच तो ऐसे ही रहेगी। तो धीमे धीमे मैंने मेरे काम में भी उसको डाला। मेरे जो स्टाफ में जो मेरे कई ऊपर के स्टाफ थे और नीचे के स्टाफ थे उनके साथ भी बोला। जो बात के लिए मेरा झगड़ा होता था या कुछ बात नहीं हो जाती थी, तो ये वॉइसेस के वर्कशॉप थ्रू ही हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रैक्टिस करवाया गया था, तो वो भी काफी हद तक कारगर रहा कि उसमें जो भी प्रॉब्लम हमारी है उसको हम लिख देते हैं और उसके सब रीजन हम ढूंढते हैं। ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते हम कई सारे रीजन को पहचान सकते हैं। वो रीजन को हम समझ ले और उसको इसका निराकरण करें तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं मेरे ऊपरी स्टाफ के साथ मेरी जब भी बात होनी होती थी तो मेरा बीपी बढ़ता जाता, हाई हो जाता था। तो मैंने भी मजाक में बोला था कि मुझे कुछ हो गया था तो मेरी बीवी उनकी टॉर्चरिंग के कारण मेरे पति को ऐसा हुआ। पर अब ये मैंने जो प्रैक्टिस की प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो काफी हद तक मुझे उसमें रिजल्ट मिला है। अब धीमे धीमे मेरा रिलेशन परिवार में भी और स्टाफ में भी अच्छा हो रहा है। पिछले दिनों ही हमारे सीईओ आए थे। मैं पहले ऐसा ही था कि हमारे डायरेक्टर, हमारे ट्रस्टी और हमारे सीईओ सबको मैं मुंह पे बोल देता था। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि इसको डायरेक्टर है उसको नहीं बोल सकते, ये ट्रस्टी है उसको नहीं बोल सकते, मैं तो बोल देता था। और वो भी पॉजिटिव ही लोग हैं क्योंकि डायरेक्टर पोस्ट पर होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, तो वो पॉजिटिव लगते थे कि जितेंद्र ऐसा बोलता है तो कुछ तो होगा। पर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, हर जगह हम सही नहीं होते। तो अब मैं वॉइसेस के वर्कशॉप के बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका भी रोज इस्तेमाल करता हूँ। और जो दूसरे की बात हम सुनते ही नहीं थे, तो ये वॉइसेस के वर्कशॉप में मुझे अच्छा ये लगा कि मैं दूसरों को अब सुनता हूँ। वो क्या कहना चाहते हैं वो पहले समझता हूँ और मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी पूरी तरह समझे कि नहीं समझे वो भी मैं दरकार करता हूँ। तो तीसरा मुझे इसी पक्ष में मिला कि मेरा हर प्रॉब्लम था ना उसमें मेरा काम, ऑफिस की बात करो तो काम का प्रॉब्लम ही ज्यादा था। तो कैसे इम्पोर्टेंट काम को और दूसरे कामों को हम कैसे प्लानिंग करते हैं, डे टू डे का प्लानिंग करते हैं, घंटे घंटे का प्लानिंग करते हैं। जो काम बात पेंडिंग रह जाता था अब वो पेंडिंग नहीं रहता, टाइम में वो काम हो जाता है। तो अब ये वर्कशॉप से मुझे तक फायदा हुआ है। और थैंक यू और थैंक यू पल्लवी कि आज अभी मेरी 49 की एज है। मुझे ये सीखने को मिला है कि हम दूसरों के पास से भी ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही हमारे लिए बहुत बड़ी पाठशाला है। हम अपने अंदर जाके नहीं सीखेंगे तो दूसरों को नहीं हम सिखा पाएंगे, नहीं दूसरे से सीख पाएंगे। तो ऐसे के वर्कशॉप से मेरी अंदर की पाठशाला खुली है। तो मैं जो 48 साल तक मैं अपने पाठशाला का उपयोग नहीं करता था अपने। थैंक यू। आपने मैं आपको सुन रहा था, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि सबसे पहले आपने शुरुआत में ही बोला था कि आपके व्यूज जो है ना, आपके चाहे महिलाओं के बारे में व्यू हुए थे कि महिलाओं होती है तो परेशानी होती है, बाकी के भी जो चीजें आपने बताई, ये एडमिट करना, ये सबके सामने बताना वो कितनी मुश्किल होता है। आपने बोला कि हमारी एज 49 की है, तो इस उम्र पे ऐसा बताना कि मेरे
जो बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो नहीं चाहते थे कि मैं घर पे आऊँ, है ना। ये एडमिट करना कितनी बड़ी बात है सबके सामने, and फिर उस पे काम किया आपने। भी जो आपने बोला कि रिलेशनशिप पे काम किया, वर्क में आपने आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ काम किया, तो ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, आप 49 के हो लेकिन आपका लर्निंग एटीट्यूड बिल्कुल 14 जैसा ही है, ऐसा बोल सकते हैं। आप यंग ही हो। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत आसानी से इन्होंने बताई ये चीज, हमको सुन के ऐसा लगा हुआ कि वो बोल गए, है ना। कुछ लोग ज्यादा इमोशन नहीं डाल सकते, तो आप बोल रहे हैं, होते हैं, लेकिन जो चीज उन्होंने बोली वो बहुत दिल से बोली है, एंड बहुत मुश्किल भी होता है ये सभी चीजें एडमिट करना इस एज पे। थैंक यू सो मच जितेंद्र भाई कि आपने ये हमारे साथ शेयर किया, और बाकी के भी जो लोग हैं उनको भी एक मौका मिला कि वो अपने अंदर झांक सके कि कहीं पे ऐसा व्यूज मेरे तो नहीं आ गए, है ना, कि मैं कहीं ये महिलाओं के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में, फैमिली के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में ऐसा मैं व्यूज बना के नहीं रखे हैं ना। तो ये एक लाइव अपने वर्कशॉप जैसा ले लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद ऑल ऑफ अस। आपको जैसा भी लगा हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी लोगों ने सुनी उनकी स्टोरी। परीक्षा ने बोला है कि एकदम निखालस तरीके से, यानी कि एकदम ओपन होकर उन्होंने शेयर किया है, जो रियल था वही बोला उन्होंने। सो थैंक यू सो मच परीक्षा, आपने ये देखा। एंड देन बोला है बहुत लवली था, बहुत प्यारा आपने शेयर किया, सो थैंक यू सो मच। ओके, सो हमारे पोल में एक रिजल्ट आया है। ओके, एक चीज और बता देता हूँ कि हम ये एनजीओ जो है, आप शायद एनजीओ जो पोस्टर में लिखा हुआ होता है ना कि एनजीओ के बारे में कुछ बताएंगे, ऐसा शायद लगता होगा, लेकिन एनजीओ इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि ये एनजीओ नहीं है सिर्फ, ये हमारे पार्टनर्स हैं। हम ओएसिस में चाहते तो बहुत सारे चीजों पे काम करते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज पे, बच्चों की शिक्षा पे, महिलाओं के लिए काम करते, लेकिन बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा फोकस होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हम इनडायरेक्टली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मदद करते हैं, वहाँ पे जो लीडर्स हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, वो बेहतर इंसान बन सके। तो तब जब बेहतर इंसान बनेंगे तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट भी होगा। और वो प्रॉब्लम जो है, कि ऑर्गेनाइजेशन पॉल्यूशन के बारे में काम करती है, तो हम वैसे पॉल्यूशन के बारे में काम नहीं करता है, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली तो लोग ही होते हैं, कोई बिल्डिंग तो नहीं होती। इसीलिए हम ये हमारे जो पार्टनर्स हैं बहुत थैंकफुल है कि वो हमारी जो फिलॉसफी है उसको बहुत सारे हजारों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है उसके लिए। थैंक यू सो मच, जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी एनजीओ से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हकीकत में हमको मदद कर रहे हो कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ चेंज है। कुछ 2-3 लोगों से पूछना चाहता हूँ जो रेगुलर है, उनसे, खास तौर पर नए भी हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको O2 सेशन में आके क्या लगता है, आप क्यों आते हो O2 सेशन से, आपको क्या सीखने को मिला है, शायद आपकी जिंदगी में भी कुछ चेंज आया सेशन सुन के, ऐसा कुछ। तो अगर आप शेयर करना चाहते हो प्लीज कीजिए। जो भी लोग हैं, मुझे पता है मैं नाम भी दे सकता हूँ बहुत सारे के, कान पकड़ के बोल भी सकता हूँ कि आप शेयर कीजिए, लेकिन आप सामने से करेंगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। तो आपको जो भी O2 सेशन के बारे में बताना है आप प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हम सुन सके कि हम जो ये हर रोज ये जो O2 की ट्रेन जिसको बोलते हैं हम, वो लोगों की जिंदगी में कैसे बेनिफिट लाती है, वो हम सुनना चाहेंगे। तो कौन बताना चाहेगा? आप जिसको भी बताना हो हैंड रेज करो, हैंड रेज का ऑप्शन आता है, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हो, यस ऐसा भी लिख सकते हो, सिर्फ यस लिख देना तो हम आपको बताएंगे। यस, आपको अनम्यूट करेंगे फिर यहाँ से। प्लीज जिसको भी O2 सेशन के बारे में जो भी शेयर करना हो प्लीज कीजिए, वरना हम आपको पकड़ेंगे तो सही, किसको छोड़ेंगे नहीं। बताइए बताइए बताइए, एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर? ओके, परीक्षा बहन ने हैंड रेज किया है। परीक्षा बहन यस, आपको अनम्यूट किया है यहाँ से, वहां से अनम्यूट कीजिएगा। ये सेशन से हमें बहुत लर्निंग मिलता है। हमें पहले तो पॉजिटिविटी बहुत आती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेल्फ लर्निंग होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, इंस्पिरेशन मिलती है।
किसी की स्टोरी सुन के हम भी उसमें से इंस्पिरेशन लेते हैं। सभी स्टोरी है उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिलता है, तो बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो बहुत, और हमारे जान पहचान वाले भी जो देखते हैं वो सभी हमें बोलते हैं। एक कई दिन मैं लिंक नहीं भेज सकती तो वो बोलते आपने आज क्यों लिंक नहीं भेजी, आज हमें भेज दो, हमें देखना है ये सेशन। तो ये बात अच्छी बात है, हमें फोन करके बताते हैं। मुझे, मैं जिसको भी ये बताती हूँ ये देखना है आपको, तो वो मुझे फोन करके बताते हैं कि सेशन पूरा होने के बाद इसमें ये अच्छा था, ये अच्छा था। रोज इसमें किसी का फोन भी मुझ पर आता है, तो बहुत अच्छा लर्निंग रहता है। बहुत कुछ हम सीखते हैं इसमें से, और पॉजिटिविटी बहुत मिलती है, सेल्फ लर्निंग बहुत होती है। Yes. थैंक यू ओएसिस फॉर Thank you दिस so much, सेशन। Parisha. Parisha Ben is one of the most regular members. सबसे पहले क्लास में जो होता है ना, हर एक क्लास में एक बच्चा होता है जो क्लास में सबसे पहले आके पहली बेंच पे बैठ जाता है। परीक्षा बेन वो बच्चा है हमारे O2 क्लास के, तो सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। So thank you so much, परीक्षा बेन। ओके, हमारे साथ एक तेजल जी जुड़े हैं, तेजल तन्ना जी। तेजल जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप भूत से हैं, वो मुझे बताया गया है, और शायद आप पहली बार जुड़े हो या फिर पहले भी जुड़े हो, मुझे अंदाजा नहीं है। अगर आप बता सको कि आपको कैसा लगा आज के शेयरिंग में, तो वी कैन, वी वुड लव टू लिसन टू यू। तेजल जी, आप सुन पा रहे हो हमको? आपको यहाँ से अनम्यूट किया है, आपको अनम्यूट पे क्लिक करना होगा। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। मुझे रेगुलर लिंक्स आती है, बट अभी मैं कुछ 2-3 दिन से ही ज्वाइन कर रही हूँ। आई एम रियली एंजॉइंग इट। यस्टरडे मैंने जो एक्सपीरियंस सुना, मैम थी उनका पूरी कोविड हॉस्पिटल में, उन्होंने कैसे वो आई थिंक अपने हस्बैंड के साथ वहां गई थी और फिर पेशेंट्स को बहुत अच्छे से उन्होंने पेशेंट्स के साथ डील किया, और वो सारी बातें सुन के बहुत ही मजा आया मुझे। तो आज भी मैं थोड़ा, मेरे दिमाग में से निकल गया था, पर जैसे ध्यान आया कि टाइम हो गया है तो मैंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि मैं तो काफी नई हूँ इसमें, बट फ्रॉम 2-3 days आई एम ज्वाइनिंग एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। कि जब ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं जैसे परीक्षा मैम ने बताया, तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि कुछ करना चाहिए, और पॉजिटिव सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो बस बाकी बहुत एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, बट आई एम रियली एंजॉइंग इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच तेजल बेन। आप सभी को देख के एक बहुत अच्छा, को जो यंगस्टर्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि आप सीखना आपने बंद नहीं किया है। सभी आपको, परीक्षा में जो भी बड़े लोग जुड़े हैं, यू ऑल वांट टू लर्न, यू वांट टू कीप ऑन लर्निंग। वो देख के हम यंगस्टर्स को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसे जीना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। थैंक यू। अब एक लास्ट किसी का हम शेयरिंग ले लेते हैं। दो बड़े लोगों ने कह दिया, आप यंगस्टर्स का लेते हैं। तो हमारे साथ अभी, चलो मैं किसी को पहचानता हूँ, मैं उनको ही बोलता हूँ, अदीबा है अभी, जो कश्मीर से है। वो हर रोज जुड़ती है लेकिन बोलती कुछ नहीं है ज्यादा। तो अदीबा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्यों जुड़ते हो हर एक सेशन में, और आपको ये सेशन में आके कैसा लगता है? आपको यहाँ से अनम्यूट किया है हमने। अदीबा, आप सुन पा रहे हो? ये शायद कोई इशू, नेटवर्क इशू या कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट यंगस्टर पे जाते हैं। अरवा नाम के भी एक यंगस्टर है जो भी कश्मीर से है। यस अरवा, तो आप वीडियो अगर ऑन कर सको तो कैन यू टर्न ऑन द वीडियो? ओके ओके श्योर। या यस। सो कैसे लगते हैं आपको टू सेशन, आप क्यों ज्वाइन होते हैं?
ओके सो स्टार्टिंग मैंने O2 सेशन स्टार्ट किया था। सो आपको पता ही है मैंने IFIB के जरिए O2 सेशन स्टार्ट किए। राइट तो पहला था वो समर्थ्या वाला सैटरडे को। तो राइट अदीबा और मैंने वो दिया। तो उसके बाद से आई गेस सबसे एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ता और 3 दिन। सो पहला वाला था, मतलब उससे पहले सेशन से मुझे बहुत कुछ मतलब एक तो इंसान को रियलाइजेशन भी होती है, मैंने बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो जो फिर मंडे से हमने सेशन कंटिन्यूसली स्टार्ट किए देना दोनों। तो फिर मतलब जैसे मतलब बीच में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मतलब आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई वाज रियली मतलब आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट। मैं बहुत शाई टाइप लड़की हूँ। तो बट जब एक तो आईफादी की लाइव क्लासेस ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। सो आई गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड मतलब दैट थिंग जो मुझे लगा कि मतलब वो मेरे में चेंज आई, मेन चेंज। क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर क्या हो गया जब हमने कल वाला था वो फेलर वाला। तो मुझे तब मैं अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पाया, वाज काइंड ऑफ बिजी। सो मुझे ये कहना था कि हम एक तो फेलियर से सीखते भी है, और जब गिरते हैं तो सीखते हैं, और हमें ये रियलाइज भी होता है कि मतलब हम कहाँ पे गलत गए। मतलब हम अगर वी आर अ फेलियर तो हमने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। तो वहां पे इन सेशन से मुझे बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ समझने को भी मिला। और एक लाइफ का एक मतलब जो हम घर में अभी इस टाइम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सुबह से होते हैं, स्कूल के ट्यूशंस के, तो इंसान से बहुत ये हो जाता है, फेड अप हो जाता है दिन भर स्टडीज के साथ। तो बट ये वाले सेशन ऐसे सेशन है जो इंसान को मन करता है खत्म ही ना हो। तो जैसे जब अमृति कोर्स का दिखा रहे थे तो आत्मजादी ने कहा था कि हम यहाँ पे ऐसे सेशंस होते हैं मन करता है खत्म ही ना हो। तो वो बात सच थी, ये सेशन ऐसे होते हैं इंसान को मन करता है ये खत्म ही ना हो। तो मैं यही कहूंगी कि O2 सेशन इंसान को, अगर किसी को कॉन्फिडेंस अपना मतलब अपना बिहेवियर चेंज करना है, तो पहले मैं आई वॉज रियली इम्पेशेंट और मेरे में उतना पेशेंस नहीं था। बट मुझे अब समझ आ गया कि मतलब इंसान को पेशेंस रहना चाहिए और खुद को अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। वी शुड स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ, वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग आवरसेल्फ बेटर, जो हम लोगों पे मतलब। और हमें पहली बात है वी शुड ट्रीट पीपल आल्सो, मतलब जस्ट द वे, जैसे मतलब हम चाहते हैं कि हमें लोग अच्छे से बेटर वे में ट्रीट करें, हमें पहले वैसे उनको ट्रीट करना चाहिए। तो मैं बस ये कहूँगी कि ये वाले सेशन बहुत हेल्पफुल है और बहुत मोटिवेटिंग भी है। इसमें मतलब जो हम डिसीजन कभी कभी इसमें जो रोज अपने अपने स्टोरी शेयर करते हैं, उसमें जो डिसीजन वो लोग लेते हैं उससे मेरे को भी समझ आता है कि मतलब हमें हर स्टेज ऑफ लाइफ पे कैसे किस किस्म के डिसीजन लेने चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगी कि ये वाले जो सेशन है बहुत इंस्पायरिंग है, और आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड टू O2 सेशन इन कमिंग ईयर्स। सो या, थैंक यू। Thank you so much for sharing so beautifully. ओके सो यस, बच्चे हो बड़े हो सभी के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही, लर्निंग तो चाहिए ही, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो यस, O2 इज लर्निंग। सो अगर आप O2 सेशंस अच्छे लगते हैं, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हो ज्वाइन होने के लिए, ताकि उनकी जिंदगी में भी कुछ चेंज आए, उनकी जिंदगी में भी खुशी आए, उनकी जिंदगी में भी वो कॉन्फिडेंस ला पाए।